नंबर 14 में सही आंसर आया जनाब स्प्रिंग वुड। नंबर 14 का सही आंसर है स्प्रिंग वुड। अब नेक्स्ट है नंबर 15। नंबर 15, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ जीरो शेयर। अब ये चैप्टर नंबर 12 है आपकी टेक्स्ट बुक में, और उसमें दो टॉपिक हैं, एक है हाइड्रोशेयर और दूसरा जो है वो है जीरो शेयर। और इसकी हेडिंग है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का थोड़ा सा आइडिया आपको दे दें कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, या किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो ग्रो कर रही होती हैं, तो वहां पर क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर मुसलसल मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस जो है वो आती रहती हैं, और उन चेंजेस की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म वो है जो उसके मुताबिक एडॉप्टेशन अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उनका सर्वाइवल हो जाता है, और दूसरा ग्रुप वो होता है जो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाता और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती चली जाती है, और ये अमल बार बार होता रहता है और उस वक्त तक होता चला जाता है जब तक के सक्सेशनल स्टेज यानी सक्सेसफुल स्टेज जो है वो ना आ जाए। अब अगर ये सक्सेशन का अमल पानी में हो तो इसे हाइड्रोशेयर कहते हैं, और अगर ये लैंड पे हो तो इसे जीरो शेयर कहते हैं। सक्सेशन का अमल अगर वाटर के अंदर हो तो फिर इसे हाइड्रोशेयर कहेंगे, और अगर ये लैंड पर हो और किसी एरिड एरिया में डेजर्ट में वाक़ई हो तो फिर इसे जीरो शेयर कहते हैं। एक नॉर्मल या ऑप्टिमम कंडीशन वाले एरिया में हो तो हम मीजोशेयर कहते हैं। सक्सेशन में हमेशा सक्सेशन में हमेशा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं, फिर उसके बाद उससे जो थोड़ा सा डेवलप होते हैं वो आते हैं, फिर उनको रिप्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देती है कोई नेक्स्ट कम्युनिटी, और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस जो है वो होता रहता है। यानी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती जाती है, और फाइनली एक सक्सेशनल स्टेज आ जाती है जिसको क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले जो है यहाँ जीरो शेयर में क्या आएगा जनाब, करस्टोज स्टेज आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये लाइचन है, करस्टोज स्टेज। फिर उससे ज्यादा डेवलप जो है वो फोलियोज स्टेज की लाइचन्स होती हैं। तो 1 और 3 की बात हो गई।
फिर इसके बाद वहां पे जो है वो मॉसेस पैदा होती हैं, तो ये 4 की बात हो गई। मॉसेस के बाद फिर वहां पे जो है वो श्रब्स पैदा होंगी, तो ये पहले 1 फिर 3 फिर 4 और फिर ये 2 आ गया। और लास्ट में जो है फिर वहां क्लाइमेक्स स्टेज यानी फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होंगे। तो इस वक्त ये जो आंसर है 13425, 13425 ये सही है। 13425 वाला जो आंसर है इसका ये सही है, ये सीक्वेंस बनेगी। नंबर 16 देखिए क्या है। In 1944, Avery McLeod and McCarty, एवरी मैक्ल्यू और मैकॉर्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये प्रूफ किया था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और इसी के जरिए से पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं। और डीएनए जिसके जरिए से पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूफ किया कि अगर इस डीएनए को डैमेज कर दिया जाए किसी एंजाइम से, डीएनए को डैमेज कर दिया जाए, तो फिर इनहेरिटेंस का अमल जो है वो नहीं हो सकता, या पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट नहीं हो सकते। तो अब वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को जो है वो डैमेज कर देता है? तो नाम ही से जाहिर है, एंजाइम का नाम है डी ऑक्सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। जितने लोगों ने आंसर दिया सही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है नंबर 17। Plants store their waste in which of the following? प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं वैक्यूल में, लीव्स में, ओल्ड जाइलम वेसल्स में, या इन सब में, ऑल ऑफ दीज? कुछ लोग इसमें ओल्ड जाइलम लिख रहे हैं, कुछ ने लीव्स लिखा और एक ने वैक्यूल भी लिखा। तो जनाब जवाब है इसका ऑल ऑफ दीज। क्यों है? वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल में भी स्टोर होते हैं, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लीव्स में भी स्टोर होते हैं, लीव्स के जरिए भी तो एक्सक्रीशन होता है। आपने पढ़ा था कि ऑटम सीजन में जब लीफ फॉल होता है तो उन लीव्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, और ओल्ड जाइलम वेसल तो ये काम करती ही हैं। तो सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नंबर 18, all of the following substances, all of the following substances are mostly present in hardwood except
ये तमाम सब्सटेंसेस हार्टवुड में मौजूद होते हैं सिवाय, तो अब क्या नहीं होता हार्टवुड में? लिग्निन, रेजिन, ऑयल या टेनिन्स। जी जनाब। तो ऑयल जो है वो नहीं होता इसमें। All of the following substances are mostly present in hardwood except, तो सही आंसर है क्या है जनाब? ऑयल। नेक्स्ट है नंबर 19। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नास्टिक मूवमेंट एक्सेप्ट, ये सब नास्टिक मूवमेंट की टाइप हैं सिवाय, जी। ये सब नास्टिक मूवमेंट की टाइप हैं, मैंने कहा सिवाय। तो सही आंसर ये है हाइड्रोनास्टी। देखो फोटोनास्टी भी नास्टिक मूवमेंट की टाइप है, हाइपोनास्टी भी है, निक्टीनास्टी भी है, लेकिन हाइड्रोनास्टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है नंबर 20। When both the alleles express their character separately, this condition is called. When both the alleles express their character separately, this condition is called. तो आप डेफिनेशन पहले लिख लें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की और फिर कोडोमिनेंस की। डेफिनेशन लिखिए इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस की। हाँ भाई लिखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की पहले लिखें। इन a hybrid, in a hybrid, in a hybrid, when dominant allele fails to suppress the character, of recessive allele and phenotypic expression, is the blending or mixture of both the alleles, then
This phenomenon is called, देखो ये है, in a hybrid when dominant allele fails to suppress the character of recessive allele and phenotypic expression is the blending or mixture of both the allele, then this phenomenon is called incomplete dominance. Then this phenomenon is called incomplete dominance. अब दूसरी डेफिनेशन लिखिए। दूसरी हाँ भाई, दूसरी डेफिनेशन लिखो। In a hybrid, when character of the recessive allele is equally expressed to the dominant allele, then this phenomenon is said to be codominance. Then this phenomenon is said to be codominance. मैं रिपीट कर रहा हूं, in a hybrid when character of the recessive allele is equally expressed to the dominant allele, then this phenomenon is said to be codominance. इसी में आगे लिख लो, in this case characters are expressed separately, not in blending or mixture. देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, कोई हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब उसके पास एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। तो अब वो जो रिसेसिव एलील है वो डोमिनेंट एलील के साथ मिलकर अपना कैरेक्टर जाहिर कर रही है। मतलब क्या है कि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के कैरेक्टर को पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पा रही, छुपा नहीं पा रही, और दोनों एलील जो है उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं, या उसका मिक्सचर जो है वो एक बन रहा है। तो जब ब्लेंडिंग हो या कोई मिक्सचर जो है वो बन जाए दो एलील के एक्सप्रेशन से, तो इसे हम कहते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंट एलील फेल हो गई है रिसेसिव एलील के कैरेक्टर को छुपाने में, इसीलिए रिसेसिव एलील का कैरेक्टर डोमिनेंट एलील के साथ मिक्स होके आ रहा है। आपकी बुक में नोट्स में एग्जाम्पल इसकी जो है वो 4 o'clock प्लांट की है, जिसका साइंटिफिक नेम मिराबलीस जिलापा है और आम जुबान में इसे गुले अब्बास कहते हैं। तो गुले अब्बास में या 4 o'clock प्लांट में
अगर कंडीशन होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऐसी सूरत में जो है वो रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और अगर कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव है तो वहां व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में एक डोमिनेंट एलील आती है और एक रिसेसिव, और ये इंडिविजुअल जो है वो हाइब्रिड कहलाता है। और इस हाइब्रिड में डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के कैरेक्टर को पूरी तरह जब नहीं छुपा पाती तो रेड और व्हाइट कलर जो है वो मिक्स हो जाते हैं और फ्लावर का कलर पिंक आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखिएगा फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 की होती है, और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो भी 1:2:1 होती है। दूसरा है कोडोमिनेंस, इसका ऑपोजिट है। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन पे रिसेसिव एलील का कैरेक्टर उतना ही जाहिर होता है जितना कि डोमिनेंट एलील का। तो जब रिसेसिव एलील उतना ही कैरेक्टर जाहिर कर रही है जितना कि डोमिनेंट, तो क्या अब वो रिसेसिव है? नहीं, अब वो भी क्या हो गई, डोमिनेंट बन गई। इसलिए उसका कैरेक्टर भी उतना ही जाहिर होता है जितना डोमिनेंट एलील का। लेकिन यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होती, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती, यहाँ पर मिक्सचर नहीं बनता। जब दोनों एलील जो है वो सेपरेटली अपने कैरेक्टर को जाहिर कर रही हैं और दोनों का कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है, तो अब इसे हम कहेंगे ये कोडोमिनेंस है। इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कोडोमिनेंस है। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? सही आंसर है कोडोमिनेंस। नंबर 21, ऑक्सिन ब्रिंग अबाउट। ऑक्सिन वो हार्मोन है, अभी प्लांट हार्मोन में पढ़ा था, जिससे क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस, एब्सीजन, डिले इन लीफ सेनेसेंस या राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मेन फंक्शन यानी बेस्ट चॉइस, तो वो है एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन जो है वो एपेक्स पे ग्रोथ को प्रमोट करता है और उस अमल को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसके बाद है नंबर 22, देखिए, a form of parthenogenesis in which a diploid cell of the ovule, either from the nucellus or megaspore, develop into a functional embryo in the absence of male gamete is। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड आपने पढ़े थे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड था एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस में ये पढ़ा था कि ओव्यूल का कोई भी सेल अगर बगैर फर्टिलाइजेशन के एक एम्ब्रियो में चेंज हो जाए तो इस अमल को एपोमिक्सिस कहते हैं। और ऐसे प्लांट जो एपोमिक्सिस करते हैं उनको एपोमिक्टिक प्लांट कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल फैमिली सोलेनेसी के प्लांट की थी, पोटैटो की एग्जाम्पल थी, टोमेटो की एग्जाम्पल थी, सिट्रस प्लांट की एग्जाम्पल थी, अगर आपको याद हो। तो नंबर 22 जो है उसका सही आंसर है एपोमिक्सिस। नंबर 22 का सही आंसर है एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है 23, the meristem that are primarily concerned, the meristem that are primarily concerned with the extension of the plant body, वो मेरिस्टेम जो प्लांट बॉडी के एक्सटेंशन में काम करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, या ऑल ऑफ दीज हैं?
जी जनाब, क्या होगा आंसर सही इसका? फॉर्मेट दोबारा देखिए। द मैरी स्टेम दैट आर प्राइमरीली कंसर्न विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी। एक्सटेंशन से मुराद है फैलाव, चौड़ाई, विड्थ, गिर्थ। तो गिर्थ में इजाफा, विड्थ में इजाफा किससे होता है? लेटरल मेरिस्टेम से। तो सही आंसर है लेटरल मेरिस्टेम। सही आंसर है लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है नंबर 24। नंबर 24। Vascular bundle is present in all of the following. Vascular bundle is present in all of the following, but cambium is absent in. वेस्क्यूलर बंडल सब में होते हैं लेकिन कैम्बियम नहीं पाई जाती। किसमें नहीं होती? तो आंसर है इसका फर्न। नीम डाइकॉट प्लांट है, पॉपुलर, पाइनस जेम्नोस्पर्म है। तो फर्न के जो पौधे होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उनमें सेकेंडरी ग्रोथ का अमल नहीं होता। फर्न में कैम्बियम नहीं होगी यानी उनमें सेकेंडरी ग्रोथ का अमल नहीं होता। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। नंबर 25, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड स्टिमुलेट्स। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड स्टिमुलेट्स। एपिकल बर्ड को अगर रिमूव कर दें तो किस चीज को स्टिमुलेशन मिलेगी? तो मैंने बताया था कि रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड वो तो इनहिबिटरी इफेक्ट है, लेकिन लेटरल शूट की ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। और जब लेटरल शूट की ग्रोथ प्रमोट होगी तो इसे कहेंगे ये क्या है? कंपनसेटरी इफेक्ट है। इसे क्या कहेंगे? कि ये कंपनसेटरी इफेक्ट है जो लेटरल शूट की ग्रोथ प्रमोट हो रही है। नंबर है 26। नंबर 26, क्रोमेटिन दैट डज नॉट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इज। वो क्रोमेटिन जिसके कैरेक्टर जाहिर नहीं होते। क्रोमेटिन दैट डज नॉट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इज, तो उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। सही लिखा है आंसर सबने, माशाल्लाह। तो हेट्रोक्रोमेटिन के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते। नंबर 27 है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सिकल सेल एनीमिया। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सिकल सेल एनीमिया के लिए सही नहीं है? इट इज अ प्रोटीन डिफेक्ट इनहेरिटेड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। It is because of a faulty hemoglobin subunit, a change from glutamic acid to valine at a single point. It is because of multiple allele. तो कौन सी बात सही नहीं है? तो जनाब इसमें पहली तीनों बातें सही, और ये जो आखिरी बात है इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील, तो ये वो कैरेक्टर नहीं है जो मल्टीपल एलील से कंट्रोल होता है। ये कैरेक्टर मल्टीपल एलील से कंट्रोल नहीं होता, ये तो नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। सिंगल जीन का कैरेक्टर है जिसकी दो एलील होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। नंबर 28 है, सही आंसर है इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील। नंबर 28 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजीजेस हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट।
ये तमाम वो बीमारियां हैं जिनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से यानी जीन के डिफेक्ट की वजह से होती हैं, सिवाय। तो यहाँ सही आंसर है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज कहाँ पढ़ी थी आपने? हाँ भी, एक जगह नाम आया था इसका, ग्रेव डिजीज का। ये कहाँ पढ़ा था आपने? ग्रेव डिजीज का वर्ड कहाँ पढ़ा जनाब? ये था हाइपरथायरॉयडिज्म में। और हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या था? जब थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए और वो ज्यादा थायरोक्सिन बनाना शुरू कर दे, तो बेसिकली इसको हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। तो ग्रेव डिजीज जो है इसमें थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग बढ़ जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे अटैच होते हैं? क्रोमोसोम पे। या none of the statement is true about kinetochore microtubule. Interdigitate with polar microtubule from opposite pole, or they produce ester. तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल वो माइक्रोट्यूब्यूल हैं जिनको डिसकंटिन्यूअस फाइबर भी कहते हैं, हाफ फाइबर भी कहते हैं, और ये क्रोमोसोम पर जो है काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। तो इसका सही आंसर है अटैच क्रोमोसोम। सही आंसर है इसका अटैच क्रोमोसोम। द सिग्निफिकेंट हैपनिंग ऑफ मियोसिस। मियोसिस के होने की सबसे बड़ी अहमियत क्या है? उससे लार्ज नंबर रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, जीन लिंक्ड रहती हैं, या रीजेनरेशन का अमल होता है, या एपोमिक्सिस का अमल होता है? तो जनाब क्रॉसिंग ओवर क्योंकि मियोसिस में होती है और उसकी वजह से नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो यहाँ नंबर 30 का सही जो आंसर है वो है लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब तो होता है जीन्स जिस हालत में है वैसे ही रहें, यानी सारी जीन जो क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, इस अमल को लिंकेज कहते हैं। तो अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो लिंकेज का जो अमल है वो तो ब्रेक हो जाएगा, लिंकेज का अमल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो आज हमने नंबर 30 तक जो है ये कंप्लीट कर लिया है, 30 तक हो गया है। कल इंशाल्लाह ये बॉटनी की भी काफी एमसीक्यूज हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम आ जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। अल्लाह करे कि अगले हफ्ते से आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाएं, तो बाकी बातें जो हैं फिर आपसे वहां पे होंगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। नया शेड्यूल अभी आएगा, अभी तक आया नहीं।